तो इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर में माइक्रोस्पोर या फिर जो मेल स्पोर होते हैं वो कैसे डेवलप करते हैं। मतलब यहाँ पे हम माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे पहले। तो एक बार माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमीट कैसे फॉर्म होता है। माइक्रोस्पोर के अंदर ही मेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है, बट किस तरह से होता है वो समझने वाले हैं। इन दोनों का डेवलपमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले देखते हैं माइक्रोस्पोर कैसे डेवलप करता है। जो माइक्रोस्पोर एंजियोस्पर्म प्लांट में डेवलप करता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप करता है, जिसको हम पोलन सैक भी बोलते हैं। मैच्योर होने के बाद में ये पोलन सैक बना देता है। तो यहाँ पे एक हमने क्या बना लिया है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बीच में एक खाली स्पेस होता है जहां पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पर बहुत सारे सेल होते हैं, सेम टाइप के सेल, और ये सब मिल करके एक स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये बीच में जो पीले कलर से हमने बनाया ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर में हर एक जो सेल है, इंडिविजुअल सेल, हर एक सेल पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर बनाने में कैपेबल होता है, क्योंकि हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का पोलन ग्रेन बना सकता है, माइक्रोस्पोर बना सकता है। इसीलिए हम इसको पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बुलाते हैं, और ये डिप्लॉयड नेचर का होता है। जब स्पोरोजिनस टिश्यू यंग होता है, जब हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो यंग होता है, तो इन पोलन मदर सेल को अलग अलग करने के लिए ये पोलन मदर सेल्स क्या करती हैं, ये जो स्पोरोजिनस सेल हैं ये अपने ऊपर में एक लेयर डेवलप कर लेती हैं। ये अपने ऊपर में एक लेयर डेवलप कर लेती हैं, कैलोज की लेयर। ये जो लेयर अपने ऊपर में ये डेवलप करती हैं पोलन मदर सेल, इसको बोलते हैं कैलोज लेयर। तो हर एक पोलन मदर सेल अपने ऊपर में कैलोज लेयर डेवलप कर लेती है। हर एक के ऊपर में कैलोज लेयर प्रेजेंट है, जिसने खुद ने सिक्रीट करके अपने ऊपर डेवलप कर लिया। ये हर एक के ऊपर में नीले कलर की ये लेयर प्रेजेंट है। अब देखते हैं इसका फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है। सारा काम अभी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही चल रहा है, हम यहाँ पे इसको दिखाएंगे समझाने के लिए। अब इस पोलन मदर सेल के अंदर में होता है मियोसिस। ये पोलन मदर सेल के अंदर में क्या होता है, मियोसिस। जब मियोसिस होगा इस डिप्लॉयड पोलन मदर सेल के अंदर में, तो टोटल कितने सेल बनते हैं मियोसिस के बाद में, 4। हमारे पास में 4 क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल्स। और ये जो चारों हैप्लॉइड सेल हैं वो चारों के चारों आपस में चिपके हुए रहेंगे, आपस में एसोसिएटेड रहेंगे, क्योंकि पोलन मदर सेल पर ये जो कैलोस की लेयर है वो कैलोस की लेयर अभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, और वो चारों माइक्रोस्पोर को अलग अलग होने नहीं देती। तो 4 के 4 जो माइक्रोस्पोर हैं वो किस फॉर्म में रहेंगे, साथ में रहेंगे ऐसे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। चारों के चारों साथ में रहते हैं। और क्यों साथ में रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर में जो कैलोज लेयर है वो इनको चिपका के रखती है, वो इनको अलग अलग होने नहीं देती। ये जो कंडीशन बनती है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये हमारे पास में क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर हैं और हर एक माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड नेचर का है। 4 माइक्रोस्पोर टोटल है। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इसका शेप क्या होता है, या फिर किस तरह के पैटर्न में ये चारों माइक्रोस्पोर अरेंज्ड होते हैं। तो जनरली ये टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट। तो डाइकॉट में ये टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होते हैं, जबकि अगर मोनोकॉट्स की बात करें तो आइसोबाइलेटरल फॉर्म में ये अरेंज होते हैं, मतलब प्लेनर फॉर्म में।
चार के चार जो है वो कुछ इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में, प्लेन फॉर्म में एकदम अरेंज होंगे, जबकि यहां पर हमें प्रॉपर टेट्राहेड्रल शेप दिखाई पड़ता है। अब ये जो चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर हैं, इनको हमें अलग करना है भाई। अभी तो ये जुड़े हुए थे साथ में, लेकिन अगर इनका फर्दर डेवलपमेंट, आगे डेवलपमेंट करना है तो पहले इनको हमें एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा। 4 माइक्रोस्पोर को अलग अलग माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 4 माइक्रोस्पोर को अगर हमें अलग अलग कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है ये जो कैलोस की लेयर है, जो नीले कलर की लेयर है, इसको डाइजेस्ट कर दो, इसको ख़त्म कर दो। जैसे ये ख़त्म होगी ये चारों अलग हो जाएंगे अपने आप। तो हमारे पास में इसको ख़त्म करने के लिए एक एंजाइम होता है, कैलेज एंजाइम। इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। ये जो कैलेज एंजाइम है ये टेपिटम रिलीज करता है। जो हमारी इनर मोस्ट लेयर थी, इनर मोस्ट कवरिंग थी माइक्रोस्पोर एंजाइम की, वो टेपिटम लेयर एक एंजाइम सिक्रेट करती है, कैलेज एंजाइम। ये जो कैलेज एंजाइम है ये जितना भी कैलोज लेयर प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट कर देगी, उसको डिसॉल्व कर देगी। जैसे ही ये इसको डिसॉल्व करेगी तो सारे के सारे जो चारों माइक्रोस्पोर हैं वो अलग हो जाएंगे और हमारे पास में अलग अलग 4 माइक्रोस्पोर दिखाई पड़ेंगे। तो हमें इस तरह से अब 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर दिखाई देंगे। तो ये हमारा एक माइक्रोस्पोर हो गया। ऐसे ही 4 हैं, हम एक को लेकर के पढ़ेंगे। हमारे पास टोटल ऐसे 4 होते हैं। अच्छा, ये जो माइक्रोस्पोर है इस स्टेट को बोलते हैं सिंगल सेल स्टेट, क्योंकि जब ये आगे डेवलप करेगा तो इसके अंदर में सेल का नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये वाली स्टेज क्या है? सिंगल सेल स्टेट। ऐसे टोटल 4 सिंगल सेल स्टेट वाले माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गए। अब इनको फर्दर डेवलप करते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर है यहां पे हमें एक माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। इस माइक्रोस्पोर में हमें माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है, लेकिन वो माइटोसिस डिवीजन नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन ना होकर के अनइक्वल माइटोसिस होता है। वो किस तरह का माइटोसिस होता है बेटा? अनइक्वल माइटोसिस। भाई अगर हमने माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जब माइटोसिस होता है तो 2 बराबर सेल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमें अनइक्वल माइटोसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 बराबर सेल प्रोड्यूस होने की बजाय एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल प्रोड्यूस होगा। अब ये अनइक्वल माइटोसिस कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि माइटोसिस के दौरान जो स्पिंडल एपरेटस यहाँ पर बनेगा, माइटोसिस या सेल डिवीजन के दौरान हमारा स्पिंडल एपरेटस बनता है जो क्रोमोसोम को सेपरेट करता है। स्पिंडल एपरेटस जो बनता है यहाँ पे वो एसिमेट्रिक बनता है। वो स्पिंडल एपरेटस कैसा बनेगा? एसिमेट्रिक। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे अरेंज्ड है, ये क्रोमोसोम अरेंज्ड है। अगर नॉर्मल माइटोसिस होता तो नॉर्मल माइटोसिस में आपको याद होगा कि जो स्पिंडल एपरेटस है वो बीच में बनता है और सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पे लगे होते हैं? सेंट्रल प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, यहाँ पे, और सेल डिवीजन यहाँ से होता है। लेकिन ये नॉर्मल माइटोसिस नहीं है, ये क्या है? स्पेशल टाइप का माइटोसिस, अनइक्वल माइटोसिस। वो अनइक्वल माइटोसिस इसलिए है क्योंकि जो स्पिंडल यहाँ पे बना है वो एसिमेट्रिक स्पिंडल बना है। एसिमेट्रिक स्पिंडल वो इक्वेटोरियल प्लेट पे ना बन करके एक पर्टिकुलर एंड पे, एक साइड पे बना है। ये बीच में नहीं बना है। ये कहाँ पे बना है? यहाँ पे बना है। इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल। अगर हमारा स्पिंडल एसिमेट्रिक है तो डिवीजन जब होगा तो वो भी एसिमेट्रिक होगा, वो भी अनइक्वल होगा। और डिवीजन के बाद में हमें मिलता है 2 सेल स्टेज, टू सेल स्टेज माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे ये भी माइक्रोस्पोर है, लेकिन अब की बार हमें 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर, जिसमें एक छोटा सेल होता है और एक बड़ा सेल। ये जो बड़ा सेल है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सेल है इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के अंदर में पहला तो डिफरेंस है कि ये लार्ज होता है,
इसके अंदर में फूड रिजर्व होता है, भर भर के फूड मटेरियल भरा होता है इसके अंदर में। क्यों फूड रिजर्व होता है? जब हम आगे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन पढ़ेंगे, पॉलिनेशन पढ़ेंगे, तो फूड रिजर्व का काम है। यहाँ पर फूड रिजर्व कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। इसका न्यूक्लियस भी बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और इर्रेगुलर शेप का होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो भी इर्रेगुलर शेप का बड़ा सा न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। किस नेचर का है? हैप्लॉइड। क्योंकि हमारा जो पेरेंटल सेल था ये वाला माइक्रोस्पोर, ये भी हैप्लॉइड था। तो जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो प्लॉइडी चेंज नहीं होती, मतलब जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड होगा। जनरेटिव सेल जो होता है वो स्पिंडल शेप होता है, छोटा सा होता है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये जो स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन से या फिर सेल वॉल से हट करके इसके साइटोप्लाज्म में आकर घूमने लग जाएगा। या हम ये देखेंगे जो 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर होता है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लग जाता है, फ्रीली वो घूमने लग जाता है। ये होता है हमारे पास में 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर। ये भी अभी तक 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर ही है। जो 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर होता है इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। इसी 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर का नाम होता है पोलन ग्रेन। इसी को क्या बुलाया जाता है? पोलन ग्रेन। अब ये जो 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर बन चुका है, इसमें हमें एक और माइटोसिस दिखाई पड़ता है। इसमें हमें क्या दिखाई पड़ता है? एक और माइटोसिस, लेकिन अब की बार नॉर्मल माइटोसिस होता है। अब की बार नॉर्मल माइटोसिस होता है जनरेटिव सेल में। तो जो जनरेटिव सेल था उसके अंदर में फिर से माइटोसिस होता है, बट अब की बार नॉर्मल माइटोसिस होता है। मतलब ये इक्वली डिवाइड करता है और इक्वली डिवाइड करने के बाद में दो मेल गैमीट बना देता है। ये एक मेल गैमीट और ये एक मेल गैमीट। तो जनरेटिव सेल ने माइटोसिस डिवीजन किया और माइटोसिस डिवीजन करके 2 हैप्लॉइड मेल गैमीट बना दिए। ये दोनों क्या हैं? मेल गैमीट्स, हैप्लॉइड। जबकि ये क्या था? एक सिंगल सेल वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड। अब क्या आपको यहाँ पे 3 सेल दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल, 3 हैप्लॉइड सेल हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर है ये क्या होता है? 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर। इसको हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ये 2 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन और 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट यहां पे बन चुका है। अब आपको मालूम होगा कि ये सारा काम हम कहां पे बता रहे हैं भाई? अभी तक सारा काम कहां पे चल रहा है? ये सारा काम कहां पे चल रहा है? एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, एंथर के अंदर हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, पोलन सैक होते हैं। वो सारे काम कहां पे चल रहे हैं? उस पोलन सैक में चल रहे हैं। जितना भी काम अभी तक हमने बताया ये कहां पे चल रहा है बेटा? ये सब चल रहा है इस पोलन सैक में या फिर माइक्रो स्पोरेंजियम में। एक बार जब हमारे पास पोलन ग्रेन बन जाता है या फिर जो मेल गैमेटोफाइट है वो बन जाता है तो माइक्रोस्पोर टूटेगा, माइक्रोस्पोर रप्चर होगा, फटेगा। और माइक्रोस्पोर के रप्चर होने से जो पोलन ग्रेन थे, ये माइक्रोस्पोर क्या होगा? रप्चर हो जाएगा, यहाँ से रप्चर हो जाएगा। और माइक्रोस्पोर के रप्चर होने से जितने माइक्रोस्पोरेंजियम के रप्चर होने से जितने भी हमारे पास पोलन ग्रेन थे वो बाहर निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो बात की बात है, बस ये बाहर निकल जाते हैं। मतलब हमारा एंथर का जो होता है वो रप्चर हो जाता है। उसकी रप्चरिंग को हम डीहेसेंस भी बोलते हैं। वो रप्चर या फिर डीहेसेंस हो जाता है और डीहेसेंस होने के बाद में पोलन ग्रेन बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब यहां पर भी 2 कंडीशंस बनती हैं कि जो पोलन ग्रेन जो माइक्रोस्पोर
एंथर से बाहर की तरफ निकल रहा है वो कौन सी स्टेज में बाहर निकलता है? जब वो बाहर निकलता है, जब वो एंथर से बाहर मूव करता है, तो वो कौन सी स्टेज में होता है? इन चारों स्टेज में से कौन सी स्टेज में होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, हमारे पास में दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती हैं। 60% एंजियोस्पर्म के अंदर में ये जो 2 सेल स्टेज है, इस 2 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन बाहर निकल जाता है या फिर पॉलिनेट हो जाता है। इस 2 सेल स्टेज में ही इतना काम माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। ये जो काम अभी तक हो रहा था ये कहाँ हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। और इसके बाद में पॉलिनेशन होता है, वो बाहर निकल आता है। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ये वाला माइटोसिस जो होता है, ये एंथर के बाहर होगा, मतलब ये पॉलिनेशन के बाद होगा, उसके बाद बाहर होने वाला है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सारा का सारा ये जो 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर हो, यहां पर ये बाहर निकले। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो माइक्रोस्पोर होता है वो किस कंडीशन में बाहर निकले? यहां पर 3 सेल स्टेज में एंथर रप्चर हो, एंथर का डिहेसेंस हो, और एंथर डिहेसेंस होकर के जो हमारा 3 सेल माइक्रोस्पोर है ये बाहर निकले, इसका पॉलिनेशन हो। ये दोनों कंडीशंस प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर में 2 सेल स्टेज कंडीशन में एंथर बाहर निकलता है, मतलब पोलन ग्रेन बाहर निकलता है या फिर माइक्रोस्पोर बाहर निकलता है। और कुछ बाकी जो एंजियोस्पर्म होते हैं वहां पर 3 सेल स्टेज में मेल गैमेटोफाइट की फॉर्म में वो बाहर निकलता है। जिनके अंदर भी ये 2 सेल स्टेज में बाहर निकलता है उनके अंदर में पॉलिनेशन के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है, ये वाला माइटोसिस। और जिनके अंदर में ये 3 सेल स्टेज में बाहर निकलता है उनके अंदर में ये पहले से ही माइटोसिस हो चुका होता है, तो पॉलिनेशन के बाद में फिर हमें कुछ नहीं करना होता। तो हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी हो जाती है। जो डिहेसेंस हो रहा है, पोलन ग्रेन का रिलीज हो रहा है, ये दो टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है 2 सेल स्टेज और एक हो सकता है 3 सेल स्टेज में। कितने परसेंट एंजियोस्पर्म? 60% एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें 2 सेल स्टेज में माइक्रो पॉलिनेशन होता है, 2 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन बाहर आ जाता है। लेकिन जो बचे हुए 40% हैं उनके अंदर में कंडीशन चेंज हो जाती है। वहां पर जो 3 सेल स्टेज है, जो 3 सेल स्टेज बनती है माइक्रोस्पोर की, जो मेल गैमेटोफाइट स्टेज है, उसकी फॉर्म में ये वहां से बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइक्रोस्पोर का भी डेवलपमेंट देख लिया और माइक्रोस्पोर के साथ में मेल गैमीट का भी डेवलपमेंट देख लिया। माइक्रोस्पोर यहाँ से बना, फिर जनरेटिव सेल में माइटोसिस होने से मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया डेवलपमेंट की बात। अब एक मैच्योर पोलन ग्रेन दिखाई कैसा पड़ता है? भाई पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलन ग्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें एक मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जो पोलन ग्रेन होते हैं ये स्फेरिकल बॉडीज होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका जो डायमीटर होता है वो 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक होता है। अलग अलग में अलग अलग तरह का होता है, 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक। ये बना दो एक पोलन ग्रेन। हर एक पोलन ग्रेन पे हमें 2 मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग दिखाई पड़ती हैं। हर एक पोलन ग्रेन पे हमें क्या दिखाई पड़ता है? डबल कवरिंग दिखाई पड़ती है। उसके ऊपर में 2 कवरिंग्स होती हैं, एक इंटरनल कवरिंग और एक एक्सटर्नल कवरिंग। एक इंटरनल कवरिंग और एक एक्सटर्नल कवरिंग। जो इंटरनल कवरिंग है, ये जो इंटरनल वाली कवरिंग है, इसको बोलते हैं एंटाइन लेयर। जबकि जो एक्सटर्नल कवरिंग है, ये जो हमने बनाई है डिपोजिशन के थ्रू, ये कहलाती है एक्साइन लेयर। तो किसी भी पोलन ग्रेन में 2 कवरिंग्स होती हैं, एक एंटाइन अंदर वाली और एक एक्साइन बाहर वाली। दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग होता है और केमिकल नेचर भी अलग होता है, फंक्शन भी अलग होता है। एंटाइन की बात करें तो ये
पेक्टोसेल्यूलोजिक नेचर की होती है। जो नॉर्मल प्लांट सेल वॉल होती हैं उस नेचर की, मतलब पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी होती है, पेक्टोसेल्यूलोजिक नेचर की होती है। थिन होती है कंपैरेटिवली, अगर बात करें तो ये पतली होती है, थिन होती है। वहीं पर हमारा अगर एक्साइन की बात करें, अगर हम एक्साइन की बात करें, एक्साइन लेयर की बात करें, तो ये बहुत यूनिक तरह की लेयर है। एक्साइन हमारे एक स्पेशल मटेरियल से बनती है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन कौन बनाता है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक बहुत यूनिक तरह का पॉलीमर होता है, बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का एक पॉलीमर होता है जो कि हाईली रेजिस्टेंट नेचर शो करता है। इसको डाइजेस्ट करना, इसको डिग्रेड करना पॉसिबल ही नहीं है। ना तो आप इसको मैकेनिकली डाइजेस्ट कर सकते हो, डिग्रेड कर सकते हो, ना केमिकली डिग्रेड कर सकते हो, ना एंजाइमेटिकली डिग्रेड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जिससे हम इसको डिग्रेड कर सकें। हम इसको एसिड में डाल देंगे तो भी ये डिग्रेड नहीं होता, अगर इसको एल्कली के सोल्यूशन में डाल दोगे तो भी डिग्रेड नहीं होता। तो ये वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है जो अर्थ पर पाया जाता है। बहुत यूनिक मटेरियल है एक्साइन। एक्साइन का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। जब पोलन ग्रेन प्लांट से उड़ता हुआ फीमेल प्लांट तक जाने की कोशिश कर रहा है तो उस टाइम पर ये इसको प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन देने के अलावा क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर पोलन ग्रेन अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे, मान लो कि पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट तक नहीं पहुंचा और वो डेड हो जाता है, मान लो कि वो खत्म हो गया, उसकी जो एक्टिविटी पीरियड था वो खत्म हो गया, क्योंकि पोलन ग्रेन को एक पर्टिकुलर टाइम से पहले फीमेल पार्ट तक पहुंचना होता है। अगर वो उस टाइम तक नहीं पहुंचेगा तो वो डेड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर वो आगे किसी काम का नहीं रहेगा। मान लो कि ये पोलन ग्रेन खराब हो गया, लेकिन खराब होने के बाद भी क्या इसकी एक्साइन लेयर डाइजेस्ट की जा सकती है? नहीं भाई, इसकी एक्साइन लेयर तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो तो खत्म होती ही नहीं है। तो एक्साइन लेयर की होने की वजह से ये पोलन ग्रेन क्या होगा? प्रिजर्व हो जाएगा टाइम में, और प्रिजर्व होके फॉसिल बना देगा, जिसको बोलते हैं माइक्रो फॉसिल। क्योंकि ये बहुत छोटे साइज का है तो इसको बोलते हैं माइक्रो फॉसिल। तो पोलन ग्रेन बहुत इजीली माइक्रो फॉसिल या फिर फॉसिलाइज हो सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि इनके ऊपर में एक ऐसी लेयर है जिसको डाइजेस्ट करना, जिसको डिग्रेड करना बहुत इजीली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो एक तो काम ये होता है और प्रोटेक्शन होता है। जो एक्साइन लेयर है वो एक और पर्टिकुलर फीचर शो करती है। एक्साइन लेयर का जो ऊपरी पैटर्न होता है कि किस पैटर्न में एक्साइन लेयर डिपॉजिट हुई है पोलन ग्रेन के ऊपर में, तो इसके ऊपर जो पैटर्न डेवलप करता है एक्साइन का, वो भी यूनिक होता है फॉर प्लांट स्पीसीज। हर प्लांट स्पीसीज के लिए जो पैटर्न डेवलप करता है वो अलग अलग तरह का डेवलप करता है। उसको हम यूज़ कर सकते हैं पोलन ग्रेन के ऊपर में। एक्साइन के पैटर्न को देख के हम प्लांट की स्पीसीज को गैस कर सकते हैं, प्लांट की स्पीसीज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हर एक जो प्लांट स्पीसीज होती है वहाँ पर यूनिक तरह का जो एक्साइन पैटर्न है वो डेवलप करता है। तो दो बाहरी लेयर हो गई, एक हो गया इंटाइन पतली लेयर और एक एक्साइन मोटी सी लेयर जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। अच्छा, ये स्पोरोपोलेनिन यहाँ पर बनाया किसने है? कौन सा ऐसा लेयर था या फिर ये डिपॉजिट हुई किसने डिपॉजिट किया है पोलन ग्रेन के ऊपर में ये स्पोरोपोलेनिन? तो ये जो स्पोरोपोलेनिन डिपॉजिट करने का काम होता है वो होता है टेपिटम का। जब एंथर यंग था, मान लो यहाँ पे टेपिटम लेयर थी, जब एंथर धीरे धीरे मैच्योर कर रहा था, माइक्रोस्पोर धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, तो उसी टाइम पर टेपिटम क्या करता है? टेपिटम करता है ये कुछ छोटी छोटी यूबिस्ट बॉडीज अपने अंदर से कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज बनाता है, स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल्स बनाता है, जिनको हम बोलते हैं यूबिस्ट बॉडीज। ये जो यूबिस्ट बॉडीज हैं ये पोलन ग्रेन को पूरा कवर कर लेती हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में जाकर के पोलन ग्रेन को कवर करने लगती हैं। और ये यूबिस्ट बॉडीज मिल करके ही एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि उन यूबिस्ट बॉडीज में थोड़ा थोड़ा
स्पोरोपोलिन भी प्रेजेंट होता है। तो यूबिस्ट बॉडीज जो बनी है, छोटी छोटी बॉडीज जो प्रिकर्सर है एक्साइन के, तो वो डिपॉजिट होकर के एक्साइन लेयर पूरा बना देती हैं। अच्छा, अब यहां पर प्रॉब्लम यह आती है कि अगर एक्साइन लेयर पूरे में कवर करके रखे, अगर एक्साइन लेयर पूरी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती, तो क्योंकि एक्साइन लेयर को डाइजेस्ट करना, डिग्रेड करना पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा पोलन ट्यूब कैसे निकलता? पोलन ग्रेन का काम होता है लास्ट में जाके पोलन ट्यूब बनाना। जो पोलन ट्यूब बनेगी, उसी पोलन ट्यूब की मदद से मेल गैमीट को ये फीमेल गैमीट तक पहुंचाएगा। तो पोलन ट्यूब कहीं से तो निकलनी चाहिए। इसका मतलब जो एक्साइन होती है उसमें कहीं ना कहीं गैप होना चाहिए, वो गैप जहां पे पोलन ट्यूब बाहर निकल सके। तो बिल्कुल हमारे एक्साइन में कहीं ना कहीं पर गैप दिखाई पड़ता है। ऐसी जगह दिखाई पड़ती है जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है, जिसको बोलते हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर वो लोकेशन है जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं होता, जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं होता। स्पोरोपोलिन नहीं होता तो यहाँ पे एक गैप बन जाता है और उसी गैप को बोलते हैं जर्म पोर। इस जर्म पोर का काम है पोलन ट्यूब को बनाना। भाई यहां से आगे चल के हमारा पोलन ट्यूब निकलेगी। अगर ये जर्म पोर नहीं होता तो पोलन ट्यूब कभी बाहर निकल ही नहीं पाती। ठीक है, तो आगे की बात करेंगे। पोलन ट्यूब यहां से बाहर निकलती है क्योंकि जर्म पोर प्रेजेंट होता है एक्साइन लेयर में, तो एक्साइन लेयर कॉन्टिन्यूअस ना होकर के डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट होती है। कई बार हम बोलते हैं एक्साइन लेयर किस मैनर में प्रेजेंट है? डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में। जबकि जो इंटाइन होती है वो कॉन्टिन्यूअस है। इंटाइन हमारी पतली सी फ्लेक्सिबल लेयर है और ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में लगी रहती है। अब चलते हैं इस पोलन ग्रेन के अंदर साइड पे। अंदर साइड पे तो हमें ज़्यादातर चीज़ें पता ही हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, इर्रेगुलर न्यूक्लियस, जो कि वेजिटेटिव सेल को बना रहा है। फिर हमारे पास में एक जनरेटिव सेल होता है। तो दो सेल स्टेज में ये कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है, जहां पे एक वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड और एक जनरेटिव सेल हैप्लॉइड होता है। अगर यहीं पर हम 3 सेल स्टेज माइक्रोस्पोर की बात करें, जो मेल गैमीटोफाइट की बात करेंगे, तो वहां पे कुछ नहीं होता और जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना देता है। तो हमारे पास में टोटल 3 सेल हो जाते हैं वहां पे, एक वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड और 2 मेल गैमीट्स वो भी हैप्लॉइड। तो अगर 3 सेल स्टेज की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या दिखाई देगा? तो वहां पे हमें दिखाई देगा मेल गैमीटोफाइट। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का। अब पोलन ग्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है। ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। पोलन ग्रेन्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं, जिन प्रॉपर्टीज की मदद से वो फीमेल पार्ट तक पहुंचता है, फीमेल पार्ट को जाकर के मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में फ्यूजन करवाने में मदद करता है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पोलन ग्रेन, भाई सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि पोलन ग्रेन में भर भर के न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। अगर न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो पोलन ग्रेन हाईली रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में। क्योंकि पोलन ग्रेन के पास में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इसीलिए कई बार हम यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे कि वहाँ पे पोलन ग्रेन्स को एज अ पोलन टैबलेट यूज़ किया जाता है, पोलन सिरप यूज़ किया जाता है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, अपनी हेल्थ बेनिफिट को प्रोवाइड करने में। पर्टिकुलरली जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, जो रेस वगैरह करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। जो हॉर्स रेस होती है तो वहाँ पर हॉर्सेस को भी इस तरह के पोलन को फीड किया जाता है। तो ये तो बात हो गई इसके बेनिफिट्स की, कि हमारे लिए कैसे ये बेनिफिशियल होता है। क्या हमारे लिए ये हार्मफुल भी होता है? हाँ, पोलन ग्रेन हार्मफुल भी हो सकता है। हार्मफुल इन द सेंस, देखो पोलन ग्रेन एंथर से निकल करके कहाँ मूव करता है? मेल फीमेल पार्ट तक जाने की कोशिश करता है। तो कई बार एनवायरनमेंट में बहुत सारे पोलन ग्रेन डेवलप हो जाते हैं। यहाँ से एंथर से निकल करके एनवायरनमेंट में भर भर के पोलन ग्रेन प्रेजेंट हो जाते हैं।
पर्टिकुलरली वो स्पीसीज जो एयर के थ्रू पॉलिनेशन करती हैं, जो एयर के थ्रू अपना पोलन ग्रेन मूव कराती हैं फीमेल पार्ट तक। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। कुछ पोलन ग्रेन्स हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। भाई कुछ पर्सन होते हैं जो पोलन ग्रेन्स से एलर्जिक होते हैं, तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स जो हवा में पाए जाते हैं, वो एलर्जिक रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं पर्सन के अंदर। किस तरह का एलर्जिक रिस्पॉन्स बना सकते हैं? पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी डिजीज, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमारा अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब बहुत कॉमन है। इसमें भी जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इस एलर्जिक रिस्पॉन्स का, उसमें पार्थीनियम कैरेट ग्रास एक घास होती है, पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास। ये कैरेट ग्रास इंडिया में ओरिजिनली नहीं पाई जाती थी। ये जो हम वीट इंपोर्ट करते थे, गेहूं इंपोर्ट करते थे, उसके साथ मिल करके ये कैरेट ग्रास गलती से इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई थी। ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है। इन्वेजिव स्पीसीज मतलब इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये जगह जगह पर ग्रो करती हुई आपको मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा इंडिया में फैली हुई है। साल के एक पर्टिकुलर सीजन में, साल के एक पर्टिकुलर टाइम पर ये पॉलिनेशन शो करता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन हवा में रिलीज कर देता है, और ये पोलन कई बार एलर्जी का कारण भी बनते हैं। तो इसके पोलन एलर्जी करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये तो बात हो गई ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में पोलन ग्रेन्स किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं, किस तरह से हार्मफुल होते हैं। अब हमें समझना है प्लांट्स के रेस्पेक्ट में जो पोलन ग्रेन्स का एक्चुअल काम है वो क्या है। भाई अगर हम प्लांट्स के रेस्पेक्ट में देखें तो पोलन ग्रेन्स का एक्चुअल काम क्या है, पोलन ग्रेन्स प्लांट ने क्यों बनाए हैं, क्यों पोलन ग्रेन इतनी मेहनत से उसने बनाए हैं, ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पहुँच सकें, फीमेल पार्ट पे, और फीमेल पार्ट पे जा करके फर्टिलाइजेशन हो सके। फीमेल पार्ट पे वो पहुँचे और फीमेल पार्ट पे फर्टिलाइजेशन हो, वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन हो पाए। पर पोलन ग्रेन के पास में फर्टिलाइजेशन करने के लिए, मेल से निकल करके फीमेल तक जाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है। भाई अगर उस टाइम तक वो, उससे पहले वहाँ फीमेल पार्ट पर जो स्टिग्मा पार्ट होता है फीमेल का, वहाँ तक नहीं लैंड किया, वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो ये इनवायबल हो जाता है या नॉट एक्टिव हो जाता है। इसकी वायबिलिटी पीरियड होता है जिस टाइम तक ये सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन करवाने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब ये जो वायबिलिटी पीरियड है पोलन ग्रेन्स का, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, स्पीसीज टू स्पीसीज, फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। कई बार तो जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत हार्श कंडीशन है टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी की, तो वहाँ पर उसकी लाइफ स्पैन और छोटा हो जाएगा, उसका वायबिलिटी पीरियड और छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा स्पीसीज टू स्पीसीज भी वेरी करता है। जैसे अगर हम बात करें जो सीरियल प्लांट्स होते हैं, जो हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं, गेहूं, चावल, इन सब के अंदर में ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट इनका वायबिलिटी पीरियड रहता है। अगर 30 मिनट से पहले ये फीमेल पार्ट तक नहीं पहुंचे तो इनका वायबिलिटी पीरियड खत्म हो जाएगा। वहीं पर कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं, कुछ ऐसी फैमिली जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। तो रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन निकलते हैं वो कई लंबे समय तक अपना वायबिलिटी रिटेन करते हैं, मंथ्स तक, कई महीने तक इनका वायबिलिटी पीरियड वैसे का वैसा ही बना रहता है। ठीक है, तो ये वायबिलिटी पीरियड हो गई। अच्छा, क्या हम इनका वायबिलिटी पीरियड बढ़ा भी सकते हैं? हाँ, आर्टिफिशियली अगर हम चाहें तो पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। पोलन ग्रेन को आर्टिफिशियली हम उसकी लाइफ स्पैन, उसका वायबिलिटी पीरियड बढ़ा सकते हैं। ऐसा हम करते हैं पोलन बैंक्स वगैरह में। तो आर्टिफिशियली हम पोलन ग्रेन्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। किस तरह से? हम इसको लो टेम्परेचर पर रखेंगे। इसके लिए हम इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पर रख देते हैं, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन में। हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन में पोर कर देंगे। लिक्विड नाइट्रोजन में इसको 196 डिग्री या 197 डिग्री सेल्सियस, -197 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जाता है।
इतने कम टेम्परेचर में जो लिक्विड होता है, जो पोलन ग्रेन होता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। इतने कम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और उसका जो लाइफ स्पैन होता है, जो वायबिलिटी पीरियड होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब पोलन ग्रेन की लाइफ स्पैन बढ़ाने का मतलब फ़ायदा क्या है? ये फ़ायदा इसलिए है क्योंकि अगर पोलन ग्रेन की लाइफ स्पैन बढ़ गया तो हम बाद में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए, ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। तो क्रॉप जो हमारा पोलन ग्रेन है, हम उसको स्टोर कर सकते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसी जगहें जहाँ पर पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है उनको बोला जाता है पोलन बैंक्स। तो हमारे पास में कुछ पोलन बैंक्स होते हैं जो पोलन ग्रेन को स्टोर करने का काम करते हैं स्पेसिफिकली। तो ये पोलन ग्रेन की सारी रिलेटेड बातें हो गई।